बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकास असगर। आज हम बात करेंगे जी AFNS के जो 15 अगस्त को एकेडमिक के जितने भी रिपीटेड MCQs आए हैं वो यहाँ पर मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। और आप अगर मेरी वीडियोस अभी से वॉच करना शुरू कर देंगी तो 2-3 दिन के अंदर अंदर जो हम एकेडमिक को कवर कर लेंगे, यानी कि जो भी डिफ़िकल्ट आ रहे हैं MCQs वो सारे यहाँ पर कवर हो जाएंगे, क्योंकि रिपीटेडली आते हैं, अगेन एंड अगेन सेम एकेडमिक आ रहा होता है। तो अगर आप एक्सपीरियंस को कर लेंगी अच्छे से तो फिर आपका भी एकेडमिक जो है वो पास हो जाएगा। और बाकी मेरा ये व्हाट्सएप का नंबर शो है, आप जब भी कभी ये वीडियो देख रही हैं तो AFNS की प्रिपरेशन के लिए आप मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकती हैं। मैं ऑनलाइन क्लासेस के जरिए आपको A to Z जो है ना वो प्रिपरेशन करवा दूंगा। सबसे पहले जो हमारे पास आया व्हाट इज़ द वन टॉर इज़ इक्वल टू, तो इसका जो आंसर बनता है 1 मिलीमीटर मरकरी, जो इसका फर्स्ट वन का आंसर है। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ द म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन का जो ना हमारे पास वो यूनिट कौन सा है, तो इसका जो आंसर है वो भी 1 है। हेनरी जो एज से हम उसको डिनोट किया जाता है, तो दिस इज़ द यूनिट ऑफ द म्यूचुअल इंडक्शन। उसके बाद हमारे पास थर्ड वन है कि व्हाट इज़ द ज़ीमैन इफेक्ट। अब ये वाला जो है ना वो काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ है, तो आप इसको जो है ना चेक कर लें। इसमें जो याद करने का एक ट्रिक है वो ये है कि इसके अंदर M आ रहा है, आप देख रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड वाला जो ना इसका आंसर होगा स्प्लिटिंग ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो M से आपने थोड़ा सा याद रख लेना कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो होता है। इसके साथ साथ जो इसके साथ एक और रिपीट हो रहा है अगेन एंड अगेन, उसका जो हमारे पास आ जाता है वो है व्हाट इज़ द स्टार्क इफेक्ट। अब स्टार्क इफेक्ट के अंदर आप थोड़ा सा ना इसको याद करने का यूं कह लें कि जैसे कि शाक होते हैं, या मैं आपको और बता देता हूं जी स्पार्क का। आप स्पार्क क्यों होता है, जब भी जो दो वायर्स होती हैं इलेक्ट्रिकल वो आपस में जुड़ती हैं तो स्पार्क होता है। तो इसलिए आप इसको जो है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड का इसका आंसर बनता है स्प्लिटिंग ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जो हमारे पास पहले वाला था ज़ीमैन इफेक्ट, उसमें हमने मैग्नेटिक M से डिनोट किया, और यहाँ पर ये स्पार्क है यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होता है ना, दो वायर्स जब होती हैं। तो इसको आप इस तरह जो है ना वो याद कर सकते हैं अगर कॉन्सेप्ट नहीं भी क्लियर है तो, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है इसलिए। व्हाट इज़ द फेरड इक्वल टू, तो एक फेरड जो ना किस चीज़ के इक्वल होता है, 1 कूलम ओवर द वोल्ट। ठीक है, तो ये वाला जो है ना रिपीट आ रहा है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है व्हाट डज एंगुलर वेलोसिटी रिप्रेजेंट, तो इसका जो आंसर बनता है वो हमारे पास बनता है कि सर्कुलर मोशन के अंदर जो होती है स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द सर्कुलर मोशन, किसी भी सर्कुलर मोशन के अंदर किसी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होती है, जो मूवमेंट होती है, उसको हम एंगुलर वेलोसिटी से डिनोट करते हैं। व्हाट इज़ द लीनियर वेलोसिटी एंगल, लीनियर वेलोसिटी जो है ना वो एंगल कौन सा होता है, तो इसका ये हमारे पास आंसर बनता है द एंगल बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स लीनियर वेलोसिटी वेक्टर एंड द टेंजेंट टू इट्स पार्ट। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप देख लें, जो MCQs हम अक्सर अपनी बुक के अंदर जो है ना वो छोड़ देते हैं, उनको स्किप कर देते हैं, जो कि हमारे माशाल्लाह से टीचर भी स्किप करवा देते हैं, और ये उसी में से ज़्यादातर जो है ना वो आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, और इसलिए थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है। इन विच फेज डज द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया टेक्स प्लेस, तो लोगारिथमिक एक्सपेंशनल फेज जो है हमारे पास वो इसका आंसर बनता है लोगारिथमिक, जिसमें बैक्टीरिया जो है ना वो ग्रोथ करता है। वैसे ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और भी बहुत सारी चीज़ों में इनकी ग्रोथ होती है। द कलर ऑफ द ज़ैंथोफिल इज़, तो उसका जो है ना हमारे पास आता है येलो, इसका आंसर है। ये मैंने सारे फिक्स किए हैं जी, मतलब फिक्स से मुराद ये है कि सारे इसमें मिक्स हैं, फिक्स नहीं मिक्स है। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह इंग्लिश के। ओवा आर रिलीज फ्राम द ओवरीज इज़ द आंसर, फर्स्ट वन। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी साइनोबैक्टीरिया आर, साइनोबैक्टीरिया जो वो कौन से होती हैं, द बैक्टीरिया दैट कैन फोटोसिंथेसिस, तो यहाँ पर इसका जो आंसर फर्स्ट वन आता है। इसके बाद ए सिनोनिम ऑफ द क्रूड इज, अब यहाँ पर जो क्रूड का वो सिनोनिम कौन सा होता है, तो वो रफ होता है। वैसे मैं आपको एक और बता दूं कि रफ के अलावा जो है ना इसका रिफाइन और अनरिफाइंड के अंदर भी हम करते हैं कि सिनोनिम क्रूड का हो तो अनरिफाइंड भी अक्सर आ जाता होता है। ठीक है, और अगर हम इसका क्रूड का एंटोनियम करें तो फिर वो रिफाइंड आ जाता है। ठीक है, ये आपने थोड़ा सा जेन में रखना है। ये उल्टा है जी, एंटोनियम और वो सिनोनियम है जो कि रिफाइंड है या रफ है। ठीक है, और उसके अलावा हमारे पास एंटोनियम इसका रिफाइन है, और रफ और अन रिफाइंड जो है ना वो इसका सिनोनियम है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 13th वन, उसके बाद सॉरी 13th वन आ जाता है कि सिनोनिम फॉर डाउट। अब डाउट का जो है हमारे पास वो क्या सिनोनिम आता है, तो डाउट को आप जो है चेक कर सकते हैं कि हमारे पास अनसर्टेनिटी जो है ना बनता है। इसके अलावा सस्पिशियस का भी वहाँ पर वर्ड दे देते हैं, तो आपने इसका ये भी याद रखना डाउट का। उसके बाद वैसे इसका जो हमारे पास एंटोनियम आ जाता है वो क्लैरिटी आती है। ठीक है, ये एंटोनियम है, इसका बाकी सिनोनियम है, चेंज हो सकता है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। सिनोनिम फॉर परसीव्ड, परसीव्ड का मतलब होता है जी नोटिस करना, इसका गैस भी आ सकता है वहाँ पर। जो सिनोनियम है दोनों ही सेम है जी, दोनों ही आप जो है ना वो इसका लगा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास सिनोनिम फॉर द इंटायरली, इंटायरली का मतलब होता है होल, यानी कि मुकम्मल तौर पर। ए इसका आंसर है, यहाँ पर आप कंप्लीटली भी इसका जो है ना वो आंसर लिख सकते हैं, होल भी है और कंप्लीटली भी है।
उसके अलावा हमारे पास वाइल्ड आ जाता है। मैं इसकी थोड़ी इंक वाइल्ड का जो ना हमारे पास क्या आंसर आ जाता है, अनटेम्ड। वाइल्ड का मतलब होता है जंगली और सिनोनिम होता है अनटेम्ड। अनटेम्ड भी हो सकता है अनडोमेस्टिकेटेड। यहाँ पर डोमेस्टिकेटेड इसका एंटोनियम है, ये एंटोनियम दिया हुआ है, ठीक है। एंटोनियम इसका टेम भी होता है, मैं इसका लिख देता हूँ जी, टेम भी इसका एंटोनियम होता है। और इसके अलावा इसका जो हमारे पास सिनोनियम ए तो अनटेम आ गया और एक अनडोमेस्टिकेटेड भी होता है। ये दोनों आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना। वैसे ज़्यादातर वाइल्ड का जो है ना वो एंटोनियम पूछा जाता था जो कि टेम होता था। इस दफ़ा जो है ना सिनोनियम पूछा गया जो कि डोमेस्टिकेटेड जो कि सॉरी अनटेम्ड है। और डोमेस्टिक आपको वैसे ही पता चल जाएगा, वाइल्ड का मतलब होता है जंगली और डोमेस्टिकेटेड का मतलब होता है घरेलू। तो घरेलू जो है वो इसका फिर क्या हो गया, एंटोनियम। और टेम भी इसी का ही घरेलू के मीनिंग के अंदर आता है। विच कंपाउंड रिप्रेजेंट्स अ प्राइमरी अल्कोहल। एथेनॉल जो है ना हमारे पास, एथेनॉल कोई पढ़ते हैं तो एथेनॉल मैं पढ़ता हूँ इसको। तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है जी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको HCl आप कहते हो। द आंसर इज बी जो है ना वो हमारे पास करेक्ट आंसर है। उसके बाद द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ NaCl सोडियम क्लोराइड इज, तो इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो लो होती है। और भी ये हमारे जी आज के MCQs से और भी MCQs मैं आज इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा, नहीं तो कल। तो जो जो आते जाएंगे, जो जो रिपीट होते जाएंगे वो मैं अपलोड करता जाऊंगा। तो मेरे साथ जो है ना वो आप अटैच रहें। और अगर अभी तक आपने वीडियो देखी है तो इस वीडियो के लिंक के अंदर जो है ना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने एक लिंक पेस्ट किया जो कि व्हाट्सएप ग्रुप का है, जहाँ पर मैं एक्सपीरियंस वगैरह शेयर करता हूँ। तो उसको आप ज्वाइन कर सकती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और वहाँ से अपने एक्सपीरियंस देख के उसको जो है ना वो प्रिपरेशन कर सकती हैं। अगर कोई बात पूछने वाली कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं। कोई MCQ रॉन्ग वगैरह हो गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दे दीजिएगा, क्योंकि मैंने इसको अच्छे से तैयार नहीं किया, जल्दी आए हैं और मैं जल्दी बना के जो है ना भेज रहा हूँ, क्योंकि जिनके एग्जाम्स वगैरह वो जल्दी से इनको प्रिपेयर कर लें। और इसके साथ साथ हम जो एकेडमिक है इसी तरह कवर करेंगे। जो वर्बल और नॉन वर्बल है ना वो मेरे वाला ही रिपीटेड आ रहा है, जो एक पेड क्लासेस के अंदर मैंने पढ़ाया था और इवन के ग्रुप के अंदर भी मैंने शेयर किया था, लेकिन वो पेड वालों का था वो 100% वही आ रहा है। और जो एकेडमिक है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट था, तो सारी गर्ल्स जो है वो परेशान हो रही थी, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको जल्दी जल्दी जो है वो पेस्ट कर रहा हूँ। और जो भी डाटा कलेक्ट होता है उसको थोड़ा सा एनालिसिस करके या थोड़ा सा रिसर्च करके तो वो मैं आगे जो है वो सेंड कर दूँगा आप लोगों को। और इसके अलावा जो अभी आ रहे हैं ना MCQs, इस पर थोड़ी ज़्यादा तवज्जो दें, इनको डीप डाउन जो है ना आपने स्टडी करना है। अभी जो मैंने MCQs आपको पढ़ाए हैं इसी हवाले से मेरे पास कुछ और आए पड़े हैं, तो वो उसी की मैं स्लाइड्स जो है ना वो बना के दोबारा वीडियो जो है ना वो यहाँ पर पोस्ट करूँगा। और इसके अलावा जो पर्सनैलिटी टेस्ट वगैरह के रिलेटेड MCQs थे वो मैं पहले ही पोस्ट कर चुका हूँ। इसका सिलेबस क्या होता है और कितने मार्क्स ऑब्टेन करने होते हैं फॉर द पासिंग क्राइटेरिया जो होता है उसके अकॉर्डिंग जो है ना वो मैंने सारा कुछ पहले ही वीडियो के अंदर बताया हुआ है कि आपके कितने मार्क्स होने चाहिए। तो यहाँ पर मैं बताता चलूँ जी, आपका एकेडमिक पास करने के लिए 25 से लेकर 26 तक तकरीबन 26 आपके MCQs लाजमी ठीक होने चाहिए। 50 MCQs होते हैं, तो इस तरह जो है ना वो आप इसको पास कर सकती हैं। तो कोई भी बात पूछने वाली है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।